नमस्ते। शुरू कर सकते सेशन? तो अगर देखेंगे ना तो हमने आज का जो पिछला सेशन शुरू किया था, मैं पहले के सेशंस की बात नहीं करता हूँ। पिछला सेशन जो हमने शुरू किया था वो स्नेह क्या है इसको ठीक ठीक समझने से शुरू किया था कि हम स्नेह के नाम पर जिस भाव में अभी जी रहे हैं वो कितना स्नेह है और कितना विरोध या मोह मिश्रित है, उसको पहचानने का थोड़ा काम शुरू किया था। उसके तहत ये बात कही कि स्नेह की मौलिक पहचान ये है कि जिसके प्रति मेरे मन में स्नेह होता है उसका हम शुभ चाहते हैं। तो अगले की शुभ कामना अगर हमारे मन में स्थिर है तो ये पहचान है कि मेरे में स्नेह का भाव है। ऐसे ही ये बात कहा कि दूसरे के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान अगर हम पहचान पाते हैं, जैसा हम अपने सुख दुख के लिए कंसर्न्ड होते हैं कि सुख रहे दुख ना रहे, ऐसा अगर हम अगले के सुख दुख के लिए कंसर्न्ड हैं तो हमारा उसके प्रति स्नेह का भाव है। ऐसे ही हमको कोई उपलब्धि होती है तो उससे हमको जिस तरह से प्रसन्नता मिलती है, वही उपलब्धि अगर सामने वाले को हो तो हमको वैसी ही प्रसन्नता मिलती है। तो ये पहचान है कि मेरा उसके प्रति स्नेह का भाव है। इसके आगे हमने ये बात कही कि स्नेह के मूल में क्षमा जरूरी है। क्षमा का मतलब है सामने वाले ने जो भी हमारे साथ ठीक नहीं किया है, उसका जो घाव हमारे अंदर रहता है, उसकी जो पीड़ा हमारे अंदर रहती है, उससे मुक्त हो पाना। वो घाव या पीड़ा अगर हमारे अंदर बनी हुई है तो हमने भाषा में भले क्षमा कर दिया हो किसी को, वास्तव में नहीं किया है। अगर आपके कुछ गलत किए हुए की पीड़ा अभी भी मेरे अंदर बनी हुई है तो इसका मतलब भाषा में भले हमने आपको क्षमा कर दिया है, वास्तव में क्षमा नहीं किया है। और पीड़ा अगर हमारे अंदर बनी हुई है तो स्नेह को टिकने में वो समस्या करेगा ही। जब जब वो पुरानी स्मृति उठ करके आएगी, पुरानी जो मेमोरी है वो उठ करके आएगी, उसके साथ वो पीड़ा उभरेगी, तो स्नेह कैसे बना रहेगा। तो दूसरे की गलतियों के लिए क्षमा कर पाने की पहचान ये है कि हमारे अंदर उसके प्रति कोई शिकायत नहीं रह जाती है और हमारे अंदर दुख का कोई लेस मात्र भी नहीं रह जाता है। ये पहचान है कि हम किसी को क्षमा कर पाए कि नहीं कर पाए। ऐसे ही स्वयं की गलतियों के लिए क्षमा मांग पाना और खुद को भी क्षमा करके आगे बढ़ पाना ज़रूरी है। और किसी भी गलती के लिए दूसरे से क्षमा मांगने का मतलब ये है कि हम उस गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे, वो योग्यता हम अपने में विकसित कर लेते हैं। पहला काम तो ये करते हैं। दूसरा ये करते हैं कि हमारी गलती के कारण अगले का जो कुछ भी नुकसान हो गया है उसकी भरपाई के लिए जो प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास करते हैं। तब तो क्षमा मांगने का कोई मतलब है। लास्टली ये बात मैंने कही कि अगर हमको एक बार अपने लिए ये दिख जाता है कि स्नेह के भाव में जीना मेरी अपनी ज़रूरत है, एक क्षण के लिए भी मेरा स्नेह का भाव टूटता है तो वो मेरे दुख का, मेरी पीड़ा का, मेरी परेशानी का कारण बनता है। इसलिए स्नेह के भाव में जीना मेरी अपने सुखी होने की ज़रूरत है, इसलिए मैं स्नेह के साथ जीने का काम करता हूँ। हम स्नेह में इसलिए नहीं जीते हैं कि आप स्नेह में जीते हैं हमारे साथ। हम स्नेह में इसलिए नहीं जीते हैं कि वैसा जीने से आपको बहुत आराम और उपकार हो जाएगा। हम स्नेह में जीने का काम फंडामेंटली इसलिए करते हैं, मूल रूप से इसलिए करते हैं कि वो मेरे अपने तृप्तिपूर्वक जीने का तरीका है। हमको समझ में आ गया है कि मानव के तृप्तिपूर्वक जीने का, होने का, रहने का, व्यवस्थित होने का, व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप यही है, स्नेह के भाव में बने रहना और स्नेह के भाव के साथ जीना। ये आधार अगर रहेगा ना
तो हमको बार बार ये पलट के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि दूसरा हमारे साथ स्नेह से जी रहा है कि नहीं जी रहा है। अभी हमको हर बार ये हिसाब लगाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमको स्नेह का सुख अपने में नहीं दिखाई देता, उस पर हमने ध्यान देने का काम नहीं किया है। वो मेरे अपने तृप्ति का स्रोत है, इससे वो नहीं जुड़ा है। एक बार अपने तृप्ति के स्रोत से जुड़ जाता है तो जो उदाहरण मैं बार बार दे रहा हूँ कि हमको भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, हमको प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। आप खाना ना खाएं, आप पानी ना पिएं, आपको प्यास नहीं लगी है तो आप नहीं पिएंगे। आपको बुखार है तो हो सकता है 3 दिन भी आप खाना ना खाएं, ठीक है। पेट दर्द है तो हो सकता है 1 सप्ताह भी आप भोजन ना करें। लेकिन हम स्वस्थ हैं तो हमको दिखाई देता है कि भोजन मेरी ज़रूरत है, पानी मेरी ज़रूरत है, इसलिए हम उसको ग्रहण करते हैं। ऐसे ही हमको दिखाई देता है कि आप मानसिक रूप से ठीक स्थिति में नहीं हैं तो आप विरोध के भाव के साथ जीते हैं। मैं मानसिक रूप से ठीक स्थिति में हूँ, स्वस्थ स्थिति में हूँ, तो मैं तो स्नेह के भाव से ही जीऊँगा ना। उसके बाद भी अगर किसी कारण से विरोध आ ही जाए और विरोध में उतर ही जाए तो बहुत आराम से ये निरीक्षण किया जाए, ये ऑब्जर्वेशन किया जाए कि उस पूरे विरोध की प्रक्रिया में कितनी देर हम सुखी रहे, कितनी देर दुखी रहे। ये निरीक्षण किया जाए कि उस पूरे विरोध की प्रक्रिया का फल परिणाम क्या निकला, अगले को कितना सुख मिला, अगले को कितना दुख मिला। ये निरीक्षण किया जाए कि ये जो विरोध करने की प्रवृत्ति को हम बना करके रखेंगे तो ये हमारे कुसंस्कार को समय के साथ पुष्ट करेगा कि कमज़ोर करेगा। ये हिसाब लगाने के काम को करते रहा जाए, उत्तर धीरे धीरे साफ हो जाएगा। और इसके बाद आखिरी बात हमने ये कही कि अपने दायित्व कर्तव्य का जब हम निर्वाह करते हैं अगले के साथ तो भाव निर्वाह, सेवा, सुविधा के रूप में सहयोग, ये मूलभूत काम है, न कि ज्ञान के नाम पर दूसरों को कुछ सूचनाएं दे देना या वो सुना देना। ये मूलभूत काम है। हम आपके साथ भावपूर्वक जीते हैं तो उसको जीने की तृप्ति आपको मिलती है। पहले तो उस भाव के होने की तृप्ति हमको मिलती है। स्नेह का भाव मेरे में बना रहता है तो वो मेरी तृप्ति का आधार बनता है। उस स्नेह के साथ मैं आपके साथ जीता हूँ तो आपकी तृप्ति का भी आधार बनता है, ठीक है। ये तृप्ति एक बार होती है ना तो धीरे धीरे ज्ञान के लिए भी किसी से कुछ सुनने का हमारा मन बनता है, मानस बनता है, मानसिकता बनती है। अगर हमारे जीने में वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही, भाव वो दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, सेवा की जगह पर हमारा जीना वो दिखाई नहीं दे रहा और मैं उसके लिए कितनी भी बातें करूँगा अगले के साथ, क्या पहुँचेगा। बढ़िया। तो इतनी बात हमने की। इसके साथ थोड़ा और बता देता हूँ कि ये क्षमा करने के लिए अभ्यास शुरू करें तो किस मूलभूत सच्चाई पर ध्यान रखने से ये क्षमा का अभ्यास हो सकता है, ठीक है। स्पेसिफिक एक तो जनरल मैंने बता दिया कि सहअस्तित्व पर हमारा ध्यान बना रहे, व्यवस्था पर, संबंध पर हमारा ध्यान बना रहे। मानव मूलतः सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना शुभ चाहता है, हमारा शुभ चाहता है, अल्टीमेटली सर्वशुभ का पक्षधर है मानव। इस बात पर हमारा ध्यान बना रहे। ये तो एक फंडामेंटल अभ्यास में कह ही रहा हूँ। बट अलग अलग रोग के हिसाब से थोड़े टाइम के लिए अगर दवा लेनी हो ना तो उस दृष्टि से भी कई चीज़ें काम आ जाती हैं और धीरे धीरे उसका प्रयोग करते हैं तो हमारे मूल अभ्यास से जा कर के जुड़ जाता है। तो क्षमा का अभ्यास करने के लिए ना अगर अगला हमको अपने संबंधी के रूप में दिखाई देता है, ठीक है, दूसरे के साथ अपना जुड़ाव दिखाई देता है, हम दूसरे को अपने एक वृहत परिवार के रूप में देख पाते हैं, उस अविभाज्य एक बड़ी इकाई के अविभाज्य हिस्से के रूप में देख पाते हैं ना, ठीक है, तो हमको दूसरे का जो करना है ना वो दिखाई देता है कि एक पीड़ा हो गई, एक समस्या हो गई, एक गलती हो गई, ठीक, वापस क्या किया जाए, ठीक, उसके सुधार के संदर्भ में जो कुछ भी करना है कर लिया जाए। क्या करेंगे। और मैं एकदम सरल उदाहरण हर बार देता रहता हूँ कि हम जब कभी खाना खाते, ठीक है,
कुछ और काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और कभी ऐसा हो जाए कि हमारे ही दांत से हमारा अपना जीभ दब जाए, ठीक है। दांत को क्या सज़ा देने की सोचते हैं? कुछ सज़ा नहीं। क्यों देने की नहीं सोचते? क्योंकि पता चलता है दांत तोड़ेंगे तो भी हमें को दुख होगा, जीभ का तो पहले से हो रहा है, जीभ का तो पहले से हो रहा है, दांत को तकलीफ देंगे तो एक समस्या और बढ़ जाएगी। ये अगला हमको अपने से जुड़ा हुआ जब तक नहीं दिखाई देता है, अपना नहीं दिखाई देता है, तभी तक ये सारा विरोध का, क्षमा विरोध का, बदला का भाव आता है। जैसे ही वो हमको अपने अविभाज्य हिस्से के रूप में दिखाई देता है ना, ठीक है, वो सारा विरोध खत्म हो जाता है, क्षमा स्वाभाविक रूप से उभरता है, बदले की प्रवृत्ति ही खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली ऐसे ही देखेंगे ना तो ये बात भी समझ में आती है। ऐसे ही ये बात भी समझ में आती है कि जो अगला आदमी गलती कर रहा है ना, वो वस्तुतः नासमझी का प्रकटन है, न कि उसकी मूल प्रवृत्ति है। ये बात भी ध्यान में रहे तो क्षमा किया जा सकता है कि जो गलती है ये नासमझी का प्रकटन है, न कि मानव की मूल प्रवृत्ति है। और मैं कई सारे उपाय कह रहा हूँ, ये सब का प्रयोग नहीं करना होता है। ये स्लाइड नंबर 64 है, 64। कोई एक उपाय प्रयोग कर लीजिए, पर्याप्त है। कोई एक उपाय प्रयोग कर लीजिए, पर्याप्त है। तो अगला अगर हमको अपने ही एक अविभाज्य हिस्से के रूप में जुड़ा हुआ दिखाई देता है, ठीक है, तो हम बहुत सहजता से क्षमा के काम को कर पाते हैं। ऐसे ही हमको अगर अगले में ये बात दिखाई देता है कि गलती मूलतः नासमझी का प्रकटन है, ना कि उसकी मूल प्रवृत्ति है, ये अगर मेरे स्मरण में बना रहता है, मेरे ध्यान में बना रहता है, तो क्षमा करना सहज हो जाता है। ऐसे ही ये बात कह रहा हूँ कि अगर आपने अस्तित्व के क्रम को पहचान लिया है, विकास क्रम, विकास जागृति क्रम, जागृति को, कि किसी भी धरती पर विकास क्रम का डिज़ाइन यही है कि पदार्थावस्था से फिर प्राणावस्था है, फिर जीवावस्था है, फिर भ्रमित मानव है, फिर मानव है, फिर देव मानव है, फिर दिव्य मानव है, ऐसा एक क्रम है। अस्तित्व के होने का डिज़ाइन ही यही है कि मानवीयता में जीने के पहले आदमी अमानवीयता करता ही है, ठीक है। तो अगर वो अमानवीयता के साथ व्यक्त हो रहा है तो ये अस्तित्व के ट्रांजिशन क्रम में एक स्थिति है ही, है ही। जो अस्तित्व का एक्सप्रेशन का ढंग है, उस एक्सप्रेशन का एक हिस्सा ही है ये। उसको और आगे बढ़ा के कहूँगा ना, तो उसका मतलब होता है कि जो आज के दिन दिव्य मानव भी है ना, उनका अतीत भी अमानवीयता से भरा हुआ ही होगा। पलट के कहूँ तो जो आज के दिन अमानव हैं, उनका भविष्य भी दिव्य मानवीयता है कि नहीं। तो हमको अपने लिए अगर लगता है ना कि हम बड़ा अच्छा जी रहे हैं अगले के साथ और आप नहीं जी रहे हैं, मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ कि इसका मतलब है कि उसमें से बहुत सारी गलतियाँ हम पहले करके आए, ठीक है, और उसको किसी ने झेला ही होगा। अगर क्रम ही यही है और आज हम ठीक जी पा रहे हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि हम पुराना बहुत उधार दूसरे के ऊपर डाल रखे हैं, ठीक है। वो डिज़ाइन वही है, किसी ने उसको स्नेह के साथ, किसी ने विरोध पूर्वक, किसी ने करुणा के साथ उसको झेल करके ही हमको बड़ा किया है ना जी। अगर अस्तित्व के आगे बढ़ने का क्रम ही यही है कि जीवावस्था के बाद भ्रमित मानव, फिर उसके बाद मानव, देव मानव, दिव्य मानव का क्रम है, तो वो जो भ्रमित मानव का आचरण है वो तो हम भी करके ही आए हैं ना। अगर आज हम ठीक जी पा रहे हैं तो किसी ने उस आवेश को पचाने का काम तो किया ही है, तो हम भी तो कर ही सकते हैं ना। लेकिन भैया इसमें ये बात आती है कि
जो गलतियां हम करके आए हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो हमने भुगत ही लिए हैं, है ना। तो जो छोटे जैसे बच्चे, एक सेकंड के लिए ही रोकूंगा। अगर ये बात समझ में आ जाए तो हम इसी से चल सकते हैं। हम ये सिद्धांत भी गलत है कि सही, मैं इस पर अभी नहीं जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर हमको लगता है कि जो गलतियाँ हम करके आए हैं वो भुगत ही लिए हैं, ठीक, तो हमको अगले के लिए भी बात समझ में आनी चाहिए कि जो गलती कर रहा है वही भुगतेगा, हम क्यों बीच में पड़े। मतलब फिर हमारा क्या मोह आ जाता है उसमें कि देखो ये काम नहीं करे, इसको भी वही सब फेस करना पड़ेगा। ये कामना तो अच्छी है कि वो फेस नहीं करना पड़े उसको ये सारी चीज़ें, बट उस कामना के तहत आपको ये भी साथ में ध्यान रखना पड़ेगा कि मनुष्य में कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता भी है। ये दोनों शब्द सुने। उसका मतलब सामान्य रूप से ये है कि हर मानव अपने हिसाब से सही को समझना चाहता है, जीना चाहता है, ठीक है। हम ये चाहेंगे कि हमारी समझदारी दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाए, उसका प्रक्रिया तो सार्थक शिक्षा संस्कार का ही है और दूसरे को अवसर देने का ही है। उसका कोई प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि दूसरे को घेर करके ज़बरदस्ती उसको पिला दिया जाए। उसकी सारी प्रक्रिया तो शिक्षा संस्कार की प्रक्रिया है, जिसमें प्रस्ताव पूर्वक हम किसी बात को अगले को दे सकते हैं, उसको जांच परख करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, और जांच परख पूर्वक वो उसको सही के रूप में स्वीकार पाएगा तभी जी पाएगा, ये हमको पता है। क्योंकि अपने लिए ही हमको ये बात दिखाई देती है कि जब तक मेरी दृष्टि में बदलाव नहीं हो जाता है तब तक आचरण में बदलाव करना भारी पड़ता है। जब तक मेरे देखने के नज़रिए में बदलाव नहीं हो जाता है तब तक अपने व्यवहार या आचरण में बदलाव करना भारी पड़ता है। अच्छा, तो भैया फिर गलती ये होती है कि हम सीधे आचरण को ठीक करने की कोशिश करते हैं, पहले दृष्टि ठीक होनी। एग्जैक्टली चूक ये होती है। भैया ये जो भी अपने क्रम दिखाया था ना, वो क्रम को बहुत बार देखा है, ध्यान भी जाता है कि अमानव से मानव से देव मानव से दिव्य मानव, पर फिर भी मुझे एक क्वेश्चन हर बार होता है कि ये एक क्रम है पर मानव का चाहना, उसका कामना तो शुभ की है, तो ये दोनों तो मुझे कॉन्ट्राडिक्ट लगता है कि अगर मूल प्रवृत्ति शुभ की है तो फिर वो अमानव का स्थिति कैसे वो क्रम हो सकता है। आज के दिन तो है ही, ये तो दिख ही रहा है साफ साफ, ठीक है। और कैसे हो सकता है को अगर मैं देखता हूँ ना कि क्यों वो होता है, तो बेसिकली अगर अस्तित्व के डिज़ाइन को देखिएगा ना, तो दिव्य मानव के रूप में एक पूर्ण स्वतंत्र इकाई अस्तित्व में एग्जिस्ट करे, ये उसका डिज़ाइन है, ठीक है। और पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब यही होता है कि उसको सही और गलत दोनों करने का अवसर है, तब तो स्वतंत्रता है। दो रास्ते हैं हमारे सामने, हमको दोनों में चलने का अवसर है, फिर भी मैं सही की तरफ चलता हूँ, ये ज्ञान का पहचान है। हमको अवसर ही नहीं हो दूसरे रास्ते में चलने का, ये तो परतंत्रता है कि नहीं। तो बाकी तीनों अवस्थाओं के पास अवसर नहीं है, इसलिए जीवावस्था के बारे में कहते हैं कर्म करते समय भी परतंत्र, फल भोगते समय भी परतंत्र। लेकिन ज्ञानावस्था के बारे में कहते हैं, मानव के बारे में कहते हैं कर्म करते समय स्वतंत्र। ये स्वतंत्र का मतलब यही है कि वो अवसर दोनों है इसके पास, ठीक है, दोनों है इसके पास। ये अवसर जब भी किसी को मिलेगा दोनों का, ठीक, तो एक बार तो मानव ट्राई करना ही चाहता है बहुत सारे दूसरे रास्तों को भी, क्योंकि वो सारा ट्राई करके ही एक समय पर अपने में भरोसा बनता है कि नहीं ठीक तो यही है, ठीक। ये जो अवसर देना है ना, इसके फलस्वरूप जो दिव्य मानव अस्तित्व में एग्जिस्ट कर पाते हैं, फिर उनके उपकार की कैपेबिलिटी बाकी सारी अवस्थाओं से कई गुना बहुत अधिक है। ये जो एक स्वतंत्र इकाई विकसित हो पाता है ना, उसकी कैपेबिलिटी देखिएगा, प्रकृति में पूरकता का निर्वाह करने का, सहयोग का निर्वाह करने का, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ये सब की तुलना में कई गुना अधिक है, कई गुना अधिक। हम लोग बार बार कहते हैं कि एक हाथी क्विंटलों खाता है, पूरकता के नाम पर थोड़ा लीड कर देता है, पेड़ नहीं लगा सकता एक भी, ठीक। आदमी चाहे तो ज़िंदगी में लाखों लगा सकते हैं, लाखों लगाए हुए लोग हैं आज के दिन जो लाखों में लगा डाले। नदी के बिल्कुल सामने ही
एक एक चीज़ों में आप देखेंगे ना, प्रकृति की व्यवस्था बिगड़ रही हो, इसको सुधारने में कुत्ता बहुत ज़्यादा रोल नहीं अदा कर सकता है, आदमी बहुत ज़्यादा कर सकता है, बहुत ज़्यादा कर सकता है। तो ये जो एक स्वतंत्र इकाई है ना, इसके करने की कैपेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। समस्या सिर्फ हमको इसीलिए दिख रही है कि ज्ञान के अभाव में, ठीक है, वो सही रास्ते में चलने के बदले गलत में चलने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। इसीलिए बार बार शिक्षा संस्कार पर इतना जोर है दर्शन में, और उसको समाज में स्थापित करने के लिए इतना प्रयास है। ऐसे ही देखेंगे तो एक और बात जो कह रहे हैं ना कि आदमी 51% से अधिक, 51% से अधिक का मतलब उसका ज़्यादा हिस्सा सही वाला है। तो हम जब किसी आदमी के साथ जीने जा रहे हैं तो जो हिस्सा उसका अधिक है उसके आधार पर जीने को तय करें, या जो हिस्सा कम है उसके आधार पर जीने को तय करें। भैया सॉरी, अगर उपलब्धि के रूप में देखें मानव के, हम जैसे आपने भी कहा कल्पनाशीलता की उपलब्धि के रूप में देखें, तो वो अवनति और उन्नति के लिए दोनों के लिए कारण कल्पनाशीलता है ना। अगर देखें कुछ लोगों को जिनको हम देवी मानव की कैटेगरी में रखें, उनकी वजह से आज जहाँ हम हैं वहाँ पहुँचे हैं। अगर सभी उस राह में हैं तो सभी विकास जागृति की राह में हैं, तो कल्पनाशीलता का सही नियोजन कर ही हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि कुछ पहुँचे हैं, वो उदाहरण हमारे सामने है और हम उस प्रक्रिया में हैं। तो जो भाषा से हम शुरू करते हैं कि हम हमारे अंदर अस्तित्व को समझिए, हमारी चाहना है, समझना हम सब कुछ चाहते हैं, करते हैं हम थोड़ा है, जितना करते हैं उससे कम हो पाते हैं। वो जो प्रारब्ध की बात आती है, तो वो सारी बातें हैं जो प्रकृति को देखते हैं, समग्र व्यवस्था को देखते हैं, उपयोगिता पूर्वकता को देखते हैं, उसके उपयोग में हम अपनी प्रकृति को नियोजित करते हैं, तो हम सहयोगी हो पाते हैं उसमें। ये हमारी कल्पनाशीलता का वैभव ही वो है। बिल्कुल। तो धीरे धीरे देखेंगे ना, तो बेसिकली हम सारा कोशिश देखिएगा पूरे अभ्यास का क्या है, तो हम अस्तित्व की किसी ऐसी मूलभूत सच्चाई को पकड़ना चाहते हैं जिस पर ध्यान बने रहने से हमारे अंदर क्षमा का भाव स्वाभाविक रूप से आ जाए। इसमें से जो भी कोई एक तरीका आपको सूट करे वो आपके लिए पर्याप्त है। ये सब भी नहीं सूट करता हो, अपने हिसाब से कोई एक ढूंढ लीजिए, ठीक है। उस पर ध्यान को बनाए रखना मूल अभ्यास है। थोड़े समय तक उस काम को करेंगे ना, तो ये जो वाक्य में कह रहा था ना, मानव सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना शुभ चाहता है, हमारा शुभ चाहता है, उसके साथ एक वाक्य और जुड़ जाएगा कि मूलतः मानव जो गलती करता है वो नासमझी का प्रकटन है। तो एक भाव जो वहाँ बना था उसमें एक वाक्य जाके और जुड़ जाएगा, और चूंकि वाक्य के रूप में उसको हम बार बार रिपीट करने का तो काम नहीं कर रहे हैं, वो एक भाव रूप में हमारे में बना रहता है, इसलिए वो एक ही बिंदु रहता है, ये चीज़ जाके उसमें जुड़ गई। अब वो दोनों जगह काम करेगी। अब उसी एक बात पर ध्यान को बनाए रखना स्नेह के लिए भी काम कर जाएगा, क्षमा के लिए भी काम कर जाएगा। ये बात पकड़ में आती? ऐसा धीरे धीरे वो ऐड ऑन होता रहता है, एक के बाद एक उसमें जुड़ता रहता है। चूँकि अर्थ रूप में चीज़ें वहाँ जुड़ रही हैं, इसलिए कोई लंबा कथा कहानी नहीं पढ़ना पड़ता है। एक बार मानस में वो स्थिर हो जाए कि इतने सारे मुद्दे हैं जिसको जोड़ करके हम एक साथ देख रहे हैं, तो एक साथ फिर वो सारा मुद्दा दिख जाता है। ये ऐसे ही है जैसे पहली बार सहअस्तित्व शब्द को सुनते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत पता चलता है, लेकिन पूरे दर्शन को एक बार अध्ययन ठीक से कर लीजिए तो सहअस्तित्व शब्द को सुनते ही एक पूरा पिक्चर खुल जाता है ना आपके सामने। या पहले अस्तित्व शब्द सुनते होंगे तो कुछ आपके मानस में आता होगा, अभी अस्तित्व शब्द को सुनते ही एक बड़ा पिक्चर खुल जाता होगा आपके सामने कि अस्तित्व किसको कह रहे हैं। ये जो प्रक्रिया घटित होती है ना, एग्जैक्टली वही प्रक्रिया का प्रयोग हम यहाँ भी कर रहे हैं। ये सब के साथ एक जो नीचे लिखा है ना, उसको होमवर्क के रूप में मैं देना चाहूँगा, और इसको मानिएगा नहीं, होमवर्क एकदम सिंपल है।
कि आज के दिन जिन जिन लोगों से आपको सर्वाधिक समस्या महसूस होती होगी ना, जिनका सब याद कर कर के आपको लगता होगा कि इसने हमारी ज़िंदगी को बहुत परेशान कर दिया, बहुत ईमानदारी से ये हिसाब लगा के देखने की कोशिश करिए कि उस आदमी ने, उस पुरुष ने, उस स्त्री ने हमारे लिए क्या क्या अच्छा किया है। सिर्फ हिसाब लगाना शुरू करिए और एक लिस्ट बना के देखिए अपने लिए। समस्या तो आपको पता ही है, उसको एक साइड में लिख लीजिए कि ये हमारे लिए समस्या किया। वो पहले लिख लीजिएगा, नहीं तो बार बार वही घूमता रहेगा दिमाग में कि छूट ना जाए कोई। तो जितना याद आ रहा हो ना, सबको पहले लिख लीजिए। उसके बाद थोड़ा धैर्य से उस भाग को लिखने का काम शुरू करिए जो उसने ठीक किया है आपके साथ। बस करके देखिए इसको एक बार, बिना किए इस प्रयोग का रिजल्ट नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। जैसे आपको लगता होगा कि श्याम ने आपको गाली दी, तो एक तरफ नोट कर लीजिए, भाई गाली दी, ठीक, उसको मना किए फिर भी जाके ये काम कर आया, नोट कर लीजिए, ठीक। खिलौने के लिए जिद किया, मेरे लाख समझाने पे भी नहीं माना, नोट कर लीजिए। कपड़े के लिए जिद किया, बेकार के 10,000 रुपये ख़राब कर दिया, आप नोट कर लीजिए। एक बार ये ख़राब वाला सारा नोट हो गया ना, अब ठीक वाला नोट करना शुरू करिए कि कितनी बार आपने उसको समझाया अलग अलग अवसरों पर और वो मान गया। अब ये नोट करना शुरू करिए कि ठीक है, आज आप शाम को आपका दूध ला के नहीं दिया होगा किचन में, ठीक, कितनी बार ऐसा हुआ है जब अलग अलग चीज़ों को ला के दे भी दिया है। ये लिस्ट बनाइए, ऐसे कहने से नहीं चलेगा। ये लिस्ट बना के अच्छे से इसको देखिए और अपने अंदर स्थिर होने दीजिए कि दोनों का तुलनात्मक जगह क्या है। इतना जल्दी इसको बाईपास नहीं करिए, इसको बनाइए। उस पूरी प्रक्रिया से गुजरेंगे ना तो वो स्थिर होगा अपने अंदर, वो स्थिर होगा, नहीं तो बाईपास हो जाएगा। ये जो निष्कर्ष अभी निकला है ना, ये टिकेगा नहीं 5 मिनट बाद। माइक दे दीजिए। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही कि वो निरंतर सुख चाहिए और सामने वाले से चाहिए। ये रोग हमारा है कि सामने वाले का? हाँ, मतलब हमारा ही है। तो एक बार समझ में आ जाए कि रोग हमारा है, तो फिर उसके इलाज में हम अपना इलाज करेंगे कि सामने वाले का इलाज करेंगे? तो भैया अभी तो जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये तो सेटल हो गया कि जो भी प्रॉब्लम है वो जड़ तो मैं ही हूँ, तो वो अपने लिए मैं कैसे लिखूँगी? देखिए, इसका मतलब इतना ही है, जो भी प्रॉब्लम है का मतलब इतना ही है कि अपने सुखी दुखी होने का फंडामेंटल कारण मैं हूँ। सामने वाले का भी आप हैं, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। जैसा मैं दूसरे को आपके सुख दुख के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा, वैसा दूसरे के सुख दुख के लिए भी हम जिम्मेदार हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात भी मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि अपने सुख दुख के लिए जब हमको अपनी जिम्मेदारी समझ में आती है तो उस पर ध्यान दे करके ठीक करने वाला भाग हम कर सकते हैं। उसी ठीक करने के लिए ये बात कह रहा हूँ कि मूल में हर मानव सुखी होना चाहता है, सुखी करना चाहता है, सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है। ये बात पर ध्यान को बना के रखा जाए। और इसमें से कोई भी चीज़ हमको लगती है कि क्षमा के अभ्यास करने के लिए हमारे लिए अनुकूल पड़ता है, उसको ध्यान रख करके थोड़े समय क्षमा का अभ्यास करें, धीरे से जाके ये उस सूत्र में जुड़ जाएगा। ये भी एक डिजाइन लिखा है कि आत्मा के रूप में मध्यस्थ क्रिया हर मानव में एक जैसी बनी हुई है। एक जैसी बनी हुई का मतलब यही कि वो मध्यस्थ है। इसी अर्थ में मैं एक जैसा शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि सम विषम से प्रभावित शुद्ध रूप में यथावत है। तो अपने जीने का डिज़ाइन तो हमेशा यही बात कर रहे हैं कि दृष्टि में कुछ बदलाव हो जाए, समझ की जगह पर कुछ ऐसी सच्चाई दिखने का काम हमारा शुरू हो जाए जिसके कारण हमारा भाव स्नेह का, क्षमा का बना रहे। वो सच्चाई पहले ढूंढ लिया जाए और फिर उस पर ध्यान को निरंतरता में बना के रखा जाए। इतना ही कह रहा हूँ मैं।
पहले तो वो वाली सच्चाई ढूंढ ली जाए थोड़ा मेहनत करके, जिस पर ध्यान के बने रहने से हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से स्नेह आता है, क्षमा आता है। फिर उस सच्चाई पर ध्यान को निरंतरता में बना के रखा जाए। हाँ जी जी जी, हाँ दिख रहे हैं। भैया जैसे आप बोल रहे हैं इसमें हम उनको गलती को क्षमा करें या हर चीज़ वो करें। अब इसको मैं ऐसे भी देखती हूँ, मैं अगर सामने वाले वो सोचती हूँ चल यार फॉरगेट कर रहा, पर फिर मैं ये सोचती हूँ नहीं यार मैं जितना वो कर रही हूँ ना तो उसके नीचे आ जाए तो अपने आप ही तो क्षमा कर लेगी। I mean, मैं जितना उसके साथ अटैच हूँ मेंटली, या अधिकतर मैं डायलॉग मारती हूँ या कुछ भी कर लीजिए, मैं कहती हूँ मैं हमेशा हर चीज़ को गर्दन से नीचे रखती हूँ, चाहे वो कोई रिलेशन हो कुछ भी हो, मुझे डूब के मरना नहीं है। गर्दन के ऊपर आने का मतलब नोजे तक आने का, आप डूब के मर गए। अब जिस चीज़ को मैं गर्दन से ऊपर नोजी तक ले आती हूँ तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ। I mean, जिसके सामने वाले के साथ मेरा मोह होता है, प्यार होता है, एक्साइटेड जो भी आप कह लीजिए। अब जब तक मैं उसको यहाँ तक रखूँगी तो मैं उसकी हर चीज़ को, जो भी वो बोल रहा है तो वो मुझे परेशान करती है कि इसने मेरे से झूठ क्यों बोला। इसको मालूम है कि मेरे को पता चल जाएगा उसके बोलने के तरीके से, हर चीज़ से मैं परेशान होती हूँ। पर जहाँ मैं उसको यहाँ से यहाँ निकाल लेती हूँ तो वहाँ मैं नॉर्मल हो जाती, मैंने यार चल छोड़, उससे पहले मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप ही वो कह रहे हो कि उसको थोड़ा सा क्षमा करो या कुछ करो, वो कैसे कर सकते हैं? वो तो फिर हमारा वहीं आ जाता है। क्या आ जाता है? क्षमा करना। हाँ, या आपने ऐसे इसमें बोला है क्षमा करना ही लिखा है। वो फिर नहीं हो पाता, कितनी बार करोगे? ये ठीक बात है। एक बार तो क्षमा हो गया, ठीक है, वरना वो यहाँ तक तो होता ही नहीं है, किसी भी सूरत में डूबना हो जाता है। फिर तो आपका तो दिमाग तो बिल्कुल, तो ये अपने लिए तय कर लिया जाए कि डूब के मरना है, ठीक है। फिर या कहते हैं स्वस्थ नहीं रहना। मरना, हाँ? नहीं मरना तो फिर आप उसको डाउन करते हो। उत्तर बहुत साफ है कि डूब के नहीं मरना। हमको ये दिखना, हाँ बता रहा हूँ, हमको ये दिखना शुरू हो जाए। ये हर बार जो हम शुरू कर रहे हैं, देखिए चूक कहाँ होती है, हमको लगता है क्षमा करना ज़रूरी है अगले के लिए, ठीक है। हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि क्षमा जब आप नहीं करते हैं तो आप देखिए कि वो घाव आपके अंदर रिश्ता है कि नहीं तो रिश्ता। फिर बार बार रिश्ता तो है ना भैया, इसका मतलब, हाँ, बार बार रिश्ता तो है ना। इसका मतलब हमको दुख तो देता है, हाँ, देता है ना। इसका मतलब उससे बाहर निकल के क्षमा में आना मेरे सुखी होने के लिए ज़रूरी है। एक घाव अगर हमारा रिस रहा है और हमको दुख दे रहा है तो उस घाव का इलाज मेरे अपने सुखी होने के लिए ज़रूरी है कि नहीं? ये बात पकड़ में आती? ये बात तो पकड़ में आ रही है भैया। ये बात अगर पकड़ में आ रही है तो इसका मतलब क्षमा के भाव में रहना मेरी अपनी सुखी होने की ज़रूरत है। पर कितनी बार बाद में फिर वहीं पे आ जाता। दीदी कह रही है उतनी बार जितनी बार सुखी रहना चाहते हैं। फिर तो वही मैं बात कर रही, फिर तो मैं गर्दन से नीचे ही होने रखूं, गर्दन के ऊपर जाने ही ना दूं। आप उसको जो भी भाषा दीजिए, जिसको आप गर्दन के नीचे रखना कह रहे हैं ना, मैं उसी का उपाय बता रहा हूँ कि किसी मूलभूत सच्चाई को पकड़ के अगर उस पर ध्यान को बना के रखते हैं तो वो चीज़ हमेशा नियंत्रण से नीचे ही बनी रहती है, वो बाईपास नहीं करती, ठीक है। तो उस सच्चाई को पकड़ के उस पर ध्यान बना के रखा जाए। उसके लिए अलग अलग तरह से ध्यान दिलाने का हम काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आपका ध्यान चला जाए, जो वाला भी आपको अपने लिए बेस्ट सूटेड लगे, उसका अभ्यास कर लीजिए। इस बहस में नहीं पड़िए कि बाकी ठीक है कि नहीं है, उससे होगा कि नहीं होगा। आपका जिस रास्ते से हो रहा है उससे काम करिए ना जी। काम चलाओ का मतलब जो हमको पता चल गया कि ये रास्ता वहाँ तक पहुँचता है तो हम उस पर चल लें। वो ठीक से समझ में आ रहा है तो उस पर चलना शुरू करते हैं। हम उस पर चलने के बदले बाकी सब का हिसाब लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो उस प्रक्रिया से चलेंगे तो देर होगी, इतना ही बात है, बाकी कुछ नहीं होगा।
अस्तित्व में और कुछ नहीं बिगड़ रहा है जी। इतना ही होता है कि हमारा जो जागृति और समझदारी का जो होने का समय है ना, वो थोड़ा आगे बढ़ जाता है। इतना ही आफत आता है, उतनी देर का दुख बढ़ जाता है जी। और क्या, माइक, हाँ बताइए। तो अभी भैया आपने जो एक अभ्यास बताया कि जिसकी वजह से समस्या होती है उसका लिस्ट बनाओ, फिर उसने क्या अच्छा किया उसका लिस्ट बनाओ। तो मूलतः देखते हैं तो वो अपना ही लिस्ट बन रहा है, नाम दे रहे हैं सामने वाले का लेकिन वो मेरी खामियां जो मेरी गैप है वही आ रही है और मेरा जो सही पार्ट है वही आ रहा है। तो रियल में हम दूसरे को भी देख रहे हैं तो एट एंड ऑफ द खुद को ही देख रहे हैं। एंड ऑफ डे हमारी दृष्टि के साथ वो ऐड हुआ रहता है, मिक्स हुआ रहता है। वो जो लिस्ट होता है ना, हमारी दृष्टि के साथ मिक्स हुआ रहता है। पर कोई बात नहीं, वो सब के बावजूद लिस्ट बना के देखिए क्या निकलता है उसमें से। इसको बनाइए ज़रूर, ठीक है, कम से कम। इसको बना के देखिए कि क्या रेशियो आता है गलत और सही का, बना के देखिए, ठीक, बना के देखिए जी। गणेश सर ना एक कहानी सुनाते उसका हैं। क्या करना है फिर, ये पूछ रहे हैं? भैया कल बताऊंगा क्या करना गणेश सर ना एक कहानी सुनाते हैं हाँ। कि वो किसी के घर गए, वो उनके परिचित के किसी के घर गए तो उनकी वहाँ जो बुजुर्ग माता जी थी उन्होंने बहुत सारा कुछ सुनाया कि ये ऐसे करते हैं, मेरे साथ ऐसे करते हैं, इस तरह से बोलते हैं, इस तरह से व्यवहार करते हैं। तो उन्होंने वो सारी बातें सुनी, उनको इतना ही बोला कि आपने शिकायतों की तो बहुत लंबी लिस्ट सुना दी, अब 2 दिन तक ये लिस्ट बना के रखिए कि ये अच्छा क्या करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। तो उन्होंने 2 दिन बाद जब उनसे पूछा तो उन्होंने पूछा अब बताइए वो लिस्ट क्या है। भाई जो शिकायतों की आपने लिस्ट बनाई वो भी बनाई होगी, जो उन्होंने अच्छा किया उसकी भी लिस्ट बनाई होगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, शिकायतें वहीं ख़त्म होगी कि वो लिस्ट बना ही नहीं पाई, क्योंकि जो अच्छाई था उसके साथ, उसकी जब उन्होंने लिस्ट बनाई तो उसके कंपेरिजन में अच्छाई बहुत ज़्यादा थी, चाहे थोड़ी रही हुई, तो वो लिस्ट ही नहीं बना पाए। कहते नहीं सब ठीक है, बहुत अच्छा है। एक बार बनाइए इसको, बहुत हेल्प करेगा आपको, बहुत हेल्प करेगा। थोड़ा बना के देखिए। इनको माइक दे दीजिए जी, करके देखिए क्या होता है। रिजल्ट महत्वपूर्ण नहीं है, प्रोसेस महत्वपूर्ण है। उस प्रक्रिया से गुजरेंगे ना तो प्रक्रिया आप में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन को स्वाभाविक रूप से ला देगी। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उस प्रोसेस को बाईपास करके आप सोचेंगे ना कि एक जनरल उत्तर दे करके काम चला लें, तो फिर आप अपनी जागृति को अपने हाथ से लेट कर रहे हैं। जी भैया, आपने ये बात बताई तो ऐसे ही मन में मेरे विचार उसी के ऊपर चल रहे थे। तो मैं देख पा रही हूँ कि जो मेरे करीबी लोग हैं, मतलब फ्रेंड्स में भी जो क्लोज हैं या घर वाले या जो भी, तो उनके लिए तो मैं ये देख पा रही हूँ कि उनकी गलतियों का लिस्ट कम है और उन्होंने जो मेरे लिए अच्छा किया है वो लिस्ट ज़्यादा है, और वो बैठ के करूँगी भी। लेकिन एक ऐसा फ्रेंड है समझो कि, और है, ओके समझो नहीं, मतलब रियली मैं ऐसा देख पाई, तो उसके साथ मैं ज़्यादा क्लोज नहीं हूँ। लेकिन और मुझे ये भी दिख रहा है कि हम लोग, मतलब मेरा उसके साथ थोड़ा विरोध का भाव भी है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और जब मैं सोच रही हूँ उसके बारे में कि उसकी गलतियाँ ज़्यादा हैं या उसने मेरे साथ जो अच्छा किया है वो ज़्यादा है, तो मुझे उसने जो अच्छा किया है उसमें कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं, मुझे ये बात पता है। इस प्रश्न को कल पूछिएगा। आज तो मैं इतना ही कहूँगा कि आराम से बैठ के थोड़ा लिस्ट तो बनाइए, थोड़ा समय तो लगाइए, थोड़ा ध्यान देना तो शुरू करिए। हो सकता है कुछ अच्छा दिखना शुरू हो जाए जो अभी तक नहीं दिख रहा था। थोड़ा समय तो लगाया जाए। हो सकता है दृष्टि से कोई भाग ओझल हो, 5 मिनट ध्यान देंगे तो दिखना शुरू हो जाएगा। करके देखिए इसको। स्नेह के अभाव का कारण देखेंगे क्या होता है ना, तो सामान्य रूप से इनमें से कोई एक कारण होता है, ठीक है। मोटे तौर पर कारण देखेंगे तो जो हमारे साथ अगला ठीक कर रहा है या ठीक हो रहा है उस पर हमारा ध्यान नहीं होता है,
जो ठीक नहीं हो रहा है या कर रहा है उसकी लिस्ट बना करके उसकी हम शिकायत करते हैं, इसलिए हमारा भाव स्नेह का नहीं होता है, शिकायत पैदा होती है। एक कारण तो ये होता है। थोड़ा और बारीकी से देखेंगे तो अगले के साथ हमको अपना संबंध नहीं दिखाई देता, ठीक है, संबंध नहीं दिखाई देता, सहयोग नहीं दिखाई देता, इसलिए हमको शिकायत होती है। फंडामेंटली बारीकी से देखेंगे तो मानव के रूप में इस मूलभूत सच्चाई को हम नहीं समझे हैं कि मानव मूलतः शुभ का पक्षधर है, ठीक है, इसलिए स्नेह का अभाव है। यहाँ से सॉल्व करेंगे ना तो जो पूर्वी दी कह रही हैं, हो सकता है 2-4 लोग बच जाएं, हो सकता है अभी 2-4 लोग बच जाएं जिनके लिए आपको लगे कि नहीं नहीं इसका तो ख़राब करना ही ज़्यादा है, हम कैसे स्नेह कर सकते हैं। लेकिन इस जगह पर जब खड़े होकर के देखते हैं ना मौलिकता के आधार पर, तो ये समझ में आता है कि मूल में हर मानव तो सही को ही समझना चाहता है, सही जीना ही चाहता है, अपना शुभ चाहता है, हमारा शुभ चाहता है। मानव मूलतः तो सच्चाई का ही पक्षधर है, गलतियाँ नासमझी का प्रकटन है, ना कि उसकी मूल प्रवृत्ति। इस मौलिकता को नहीं समझने को हम जो है पहचान पाते हैं गलती के कारण के रूप में। तो हमारे अंदर जब स्नेह का अभाव होता है ना, तो अभी हमारी समस्या ये होती है कि उस स्नेह के अभाव के कारण के रूप में हम सामने वाले के आचरण को पहचानते हैं। चूक कैसे होती है उसको अगर देखेंगे तो मेरे अंदर जब स्नेह की कमी हुई, जिस क्षण विरोध हुआ, हम इसका कारण पहचानते हैं कि उसने ठीक नहीं किया इसलिए विरोध हुआ, ठीक है, उसने ठीक नहीं किया इसलिए ऐसा हमारे साथ गुस्सा आ गया। हम ये बात को नहीं पहचान पाते हैं कि अस्तित्व की कुछ मूलभूत सच्चाई को, मानव के बारे में कुछ मूलभूत सच्चाई को हमने ठीक नहीं समझा है, इसलिए ये प्रॉब्लम हुई। इस बात को अगर पकड़ेंगे ना तो फिर प्रोग्राम बनेगा कि जिस सच्चाई को हमने नहीं समझा है उसको ध्यान दे करके थोड़ा और समझ लें, उसके अनुरूप जीने का अपना अभ्यास कर लें। अगर इसको कारण के रूप में नहीं पहचान करके स्नेह के अपने में स्नेह के अभाव के कारण के रूप में हम आपके आचरण को पहचानते हैं, तो ठीक करने का प्रोग्राम सारा आपका ही रहेगा। माइक दे दीजिए उधर। तो अल्टीमेटली देखिएगा, स्नेह के अभाव का कारण मानव की मौलिकता की मूलभूत समझ का नहीं होना है। ये फंडामेंटल समझ हो जाए तो किसी भी आदमी के लिए हमको ये बात समझ में आ जाती है कि मूल में तो वो शुभ का ही पक्षधर है, सच्चाई का ही पक्षधर है। तो भैया मैं जब इस पर सोच रहा था तो इस बात पर ध्यान गया है कि जो संबंधी हैं उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं और वो ध्यान में भी आती है, लेकिन ध्यानाकर्षण हम कमियों की तरफ कराने के पीछे पर्पस ये भी होता है कि उसमें उस एक्सेलेंस की संभावना है। तो उस भाव के साथ कि वो एक्सेलेंस अचीव हो सके तो हम उसकी अच्छाइयों को ज़्यादा फोकस नहीं करके उन कमियों को फोकस करते हैं। तो ये स्नेह का भाव ही है या भाव तो स्नेह का ही कहूँगा मैं, लेकिन एक बात ज़रूर देखना चाहिए कि जो तरीका हमने अपनाया है एक्सेलेंसी को डेवलप करने का, वो तरीका काम कर रहा है कि नहीं, ये जांच परख करके देखा जाए। अगर तरीका काम कर रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं कर रहा है अगर आप कहते हैं तो फिर तरीके को पुनर्विचार किया जाए। फिर जो ये तरीका हमने बना लिया है कि अच्छाई पर बात नहीं करके कमियों को वो करने का, पॉइंट आउट करने का, वो तरीका अगर नहीं काम कर रहा है तो उसको बदला जाए। आप पूछेंगे बदल के क्या किया जाए? मैं अभी तो एक ही बात कहूँगा कि आपको एक बार ये पता चल गया कि ये रास्ता तो नहीं काम करता है, कुछ भी और करिए, कम से कम ये तो मत करिए, बाकी रास्ता ट्राई करिए, सोचिए थोड़ा, कल हम और बात करेंगे। बट अगर ये पता चल गया कि ये रास्ता नहीं जाता है तो कम से कम उसको तो ब्लॉक करेंगे ना जी। हमको 3 रास्ते हैं यहाँ, हमको पता चल गया कि ये रास्ता तो मेरे घर को नहीं जाता है, पक्का है, तो अब कुछ भी ट्राई करेंगे, बाकी दोनों को करेंगे, नहीं तीसरे को तो नहीं करेंगे ना, कि नहीं? हाँ,
नहीं, और वो दिख भी गया आज की बातचीत में कि मेरी मिस्टेक तो कहाँ हो रही है। सही भाव का निर्वाह करते हुए, भाव का निर्वाह करने के लिए जितनी सेवा और सुविधा की आवश्यकता है उस पर ध्यान, उसको पूरा नहीं करने के बजाय ध्यान वाला काम कर रहे हैं, जबकि वो भाव के निर्वाह में सेवा और सुविधा को किया जाए अनकंडीशनल, तो ज्ञान वाले बात के लिए भी स्वीकृति बनेगी, जी अन्यथा जी। नहीं। बढ़िया, और बताइए। हाँ श्योर। तो ये कृष्ण गोपाल भैया ने जो बताया उससे मैं सार सत्र में यही कॉन्टेक्स्ट में कुछ बात हुई थी तो वो रखना चाहूँगी कि गणेश ताऊ जी ने एक दिन बताया कि समझो आपसे समझदार कोई है और आपसे कोई गलती होती है, तो आपकी अपेक्षा क्या होगी वो आपको किस तरह से समझाए। आप अगर वो सोच लें, मतलब हम अगर ये सोच लें तो हमें समझ आता है कि अगर हम अपने आप को समझदार मानते हैं और सामने वाले से गलती होती है तो हमें उनसे कैसे करना चाहिए, लेकिन अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो भी हो रहा है। परिचय शिविर में अगर आपने किया होगा ना कभी, तो सम्मान को एक्सप्लेन करते समय ना, लक्ष्य, कार्यक्रम, क्षमता, इन तीनों में समानता के साथ योग्यता की जगह पर जाके हम एग्जैक्टली इस बात को करते हैं, इस बात को करते हैं कि दूसरा हमसे अधिक समझदार जिम्मेदार है तो क्या करना है, और कम समझदार जिम्मेदार है तो क्या होना है। आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना, मैं कल और बाहर जो बात कह रहा था, परिचय शिविर में हम जितने मुद्दों को कवर कर देते हैं ना, वो इतने कम भी नहीं है, ठीक है, इतने कम भी नहीं है, ठीक है। उसको हम पकड़ के नहीं रखते हैं, उसको हम आचरण और अभ्यास का मुद्दा नहीं बनाते हैं, ठीक, इसलिए इतनी कठिनाई है। जो उत्तर दे रहे हैं ना, मुझे तो जितना भी वो करते हैं, हमको तो सब परिचय शिविर से कनेक्ट होकर के दिखाई देता है कि किस जगह पे उसको हम प्लेस करते हैं। विश्वास को एक्सप्लेन करते समय सारा मेहनत करके हम इसी बात को अल्टीमेटली वहाँ पर स्थापित करते हैं कि मानव मूलतः सही अपना शुभ चाहता है, हमारा शुभ चाहता है। इसी बात को हम बताते हैं। विश्वास मुझे तो यानी कि ये बात समझ में आ रही, लग रहा है नहीं, अब ये समझ में आ रही है कि इससे कम इम्पोर्टेंट नहीं है परिचय शिविर, बल्कि वो इतनी आसानी से समझ में आने वाली बात है और बेसिक बातें हैं कि अगर उन पर जो है, अगर उनको छोड़ नहीं दिया जाए तो काफ़ी फर्क पड़ सकता है। वन हैज टू वर्क ऑन दैट। आप देखिएगा ना, जितनी सारी बातों को हम कर रहे हैं ना, ये हाँ, पीछे शार्दुल भैया को माइक दे दीजिए, वो सब बातों का रूट आपको परिचय शिविर में ही दिखाई देगा। हाँ कुछ कह रहे भैया, सॉरी। ये परिचय शिविर की बात है, मैं एक बात करता हूँ। मैंने अपने में एक सूत्र बना रखा है, 6 महीने बाद किसी न किसी प्रबोधक का यूट्यूब पे तो वापस मेरे को परिचय शिविर देखना ही है। फर्स्ट में परिचय शिविर किया और आज जब करते हैं तो हर बार नया खुलता है। पर हमारा डिज़ाइन क्या है, जैसे हम एजुकेशन में आए ना, तो पूर्व से हमारा तो तैयारी है, उससे पास हो गए फिर उसको मुड़ के नहीं देखते, जबकि अगली बार जब आगे जाते हैं तो और अच्छा समझ आता है। तो ये भी एक थोड़ा मेथड आदमी को अप्लाई करना चाहिए, है ना। 2 चीज़ें होती हैं उसमें, सामान्य रूप से जो अध्ययन का भाग है ना, एक होता है सूचनाओं के स्पैन को बढ़ाना, ये लिटरल एक्सपेंशन। ये जो दूसरा वर्टिकल एक्सपेंशन होना है ना, वो बेसिकली धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो उसी शिविर को जब हम दोबारा तिबारा सुनते हैं ना, तो लेटरल एक्सपेंशन तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, पर वर्टिकल एक्सपेंशन बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। वो तो अगला स्टेप है उसका कि जब उसको कंडक्ट करना शुरू करते, शिविर को शेयर करना शुरू करते, तो एक और लेवल पर ही चीज़ें खुलती हैं। उसका कारण है, एक विद्यार्थी के रूप में जब आप बैठे होते हैं ना, तो 4 चीज़ों को इग्नोर करके भी आप आगे बढ़ लेते हैं, चल जाता है। लेकिन जब ये कि हाँ शेयर करने के रूप में खड़े होते हैं ना, तो एक चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकते, एक चीज़ को भी अब आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जैसे एक टीचर, जब आप तक आप विद्यार्थी हैं ना,
4 चैप्टर छोड़ के भी आप पास करके 90 नंबर लेके अगले क्लास में चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही टीचर बनेंगे ना, 4 चैप्टर तो छोड़िए, 4 सवाल भी आप नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसी को पूछने के लिए कोई बैठा हुआ है वहाँ। तो फिर उस बारीकी से हमारा ध्यान जाने का काम शुरू होता है। तो ये वर्टिकल एक्सपेंशन की दृष्टि से ना, गहराई बढ़ने की दृष्टि से ना, अर्थ खुलता है। उसको दूसरी भाषा में कहें ना, अर्थ खुलता है उसी शब्द का हमारे सामने, खुलता है। तो अल्टीमेटली जब भी हमारे अंदर स्नेह का अभाव दिखाई देता है, सारे नकारात्मक को मैं एक नाम दे रहा हूँ, स्नेह का अभाव, जब भी ये अभाव दिखाई देता है तो हमसे चूक ये होती है कि हम इसका कारण सामने वाले के व्यवहार को मानते हैं। अभी थोड़ा रुक करके ये देखने की ज़रूरत है कि उसका मूल कारण ये है कि हमने मानव को मानव के रूप में ठीक नहीं समझा है, कि मानव मूलतः शुभ के पक्षधर हैं। गलतियां जो है वो नासमझी का प्रकटन है, जो कोई वैसा होना नहीं चाहता है। और मैं तो सबको एकदम सिंपल कहता हूँ कि अगला जब कभी भी अपमान से, विरोध से आपके साथ प्रस्तुत हो रहा है, तो सबसे पहली चीज़ ये देखने की ज़रूरत है, ऑब्जर्वेशन पर ही मैं हमेशा बात करूँगा, सबसे पहली चीज़ ये देखने की ज़रूरत है कि अगले ने अपने में आग लगा लिया है, अगले ने अपना एक्सीडेंट कर लिया है। ठीक है, ये बात जैसे ही दिखाई देगी ना, आपका सारा रिस्पॉन्स अपने आप बदल जाएगा। और ये कैसे दिखाई देती है? ये अपने ऑब्जर्वेशन से दिखाई देती है कि एक क्षण के लिए भी मेरे अंदर विरोध आता है, अपमान आता है, घृणा आती है, ईर्ष्या आती है, नफरत आती है, वो मेरे दुख का, मेरी पीड़ा का कारण बनती है। तो आपके अंदर मैं जैसे ही अपमान देखता हूँ, विरोध देखता हूँ, नफरत देखता हूँ, ईर्ष्या देखता हूँ, हमको सबसे पहली बात ये दिखाई देती है कि आप दुख के गड्ढे में गिर गए, अपना एक्सीडेंट कर लिए, अपने अंदर आग लगा लिए। अब हम क्या करें? इतना सिंपल उत्तर है। एक दो चीज़ और स्नेह के बारे में बता देता हूँ। जो सब आप बातें कह रहे हैं ना, उसमें कई चीज़ों की क्लैरिटी हो जाएगी, इसलिए मैं वो सबको लिख दिया हूँ। स्नेह का तात्पर्य दूसरे की कमियों से आँख मूंद लेना नहीं है। तो हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि स्नेह का मतलब ये है कि उसमें जो कुछ भी कमी है वो दिखाई ही ना दे। पर ये पिछले अभ्यास को तो आप करेंगे ही, ऐसा मैं मान लिया हूँ कि ये लिस्ट बना करके देखने का काम तो आप करेंगे ही, कि जो भी हमारे साथ ठीक नहीं जी रहा है उसका कितना भाग अच्छाई का है, कितना भाग नहीं है, दोनों लिस्ट बना के देखिएगा। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि स्नेह का तात्पर्य ये भी नहीं है कि दूसरे में जो कमियाँ हैं उससे हम आँख मूंद लें। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। दिखाई तो देगी, अगर कुछ ठीक नहीं है तो दिखाई तो देगा, उससे हम प्रभावित हो जाएं, वो इन्फेक्शन हमारे अंदर आ जाए, इससे बचने की बात मैं कर रहा हूँ। तो वही लिखा है कि स्नेह को देखेंगे ना, तो उसका तात्पर्य है कि उन कमियों से स्वयं अप्रभावित रहते हुए उसको अधिकतम सहयोग कर पाना, ये स्नेह का एक्सप्रेशन है। अगर हम खुद ही प्रभावित हो गए तो बीमारी हमारे अंदर भी आ गई। अब तो पहले हमारे अपने इलाज की ज़रूरत है, दूसरे का सहयोग हम क्या करेंगे? आपकी खराब स्थिति के कारण अगर मेरी भी स्थिति बिगड़ गई तो अब तो हमको खुद ही डॉक्टर की ज़रूरत है, अब तो हमको खुद ही आराम की ज़रूरत है। अब हम आपके लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं। वही बात लिखा है कि प्रभावित हो जाने पर हम खुद ही सामान्य नहीं रहते। उसी को दूसरी भाषा में लिखा है कि ये अनकंडीशनल लव या स्नेह की निरंतरता का तात्पर्य दूसरे की गलतियां या बुराइयों को समर्थन देना नहीं है। ठीक है, उसका तात्पर्य यह है कि तुम जहाँ भी खड़े हो हम वहाँ तुमको स्वीकारते हैं और उसके साथ, संबंध के साथ सहयोग करने के लिए हम तत्पर हैं। और मैं फिर से ध्यान दिला दूं कि ये सहयोग करना कोई ज़बरदस्ती सहयोग करना नहीं है। ठीक,
ठीक है, सहयोग करना आवश्यकता के आधार पर है। ठीक है, आवश्यकता को क्रिएट करना पहली ज़रूरत है। नहीं तो हमारे यहाँ एक जोक सुनाते बार बार कि किसी ने जो है कहा कि तुमको जो है रोज़ भला काम करना चाहिए। कहा भाई भला काम क्या है? तो कहा किसी को सड़क पार करवा देना जो है ना, ये एक भला काम है। तो अगले दिन एक बच्चे ने कहा कि मैंने एक बुढ़िया को सड़क पार करवाई। दूसरे ने कहा मैंने सड़क पार करवाई, हो सकता है भाई ऐसा 2 काम कर दे। तीसरे ने भी कहा टीचर को कि मैंने एक बुढ़िया को सड़क पार करवाया। टीचर ने कहा यार ऐसा कैसे हो गया कि तुम सब बुढ़िया को सड़क पार करवा रहे थे? कहा कि सर वो बुढ़िया पार नहीं करना चाह रही थी, तो हम तीनों को हाथ पैर पकड़ के पार करवाना पड़ा। तो ऐसा सहयोग करने का बात मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। शुरू में बहुत देर तक होती रहती है जी। देखा है ना हमने। आजकल आप बच्चों को उस तरह से भेजेंगे ना, थोड़े दिन में बच्चे आपको भी वृद्धाश्रम भेज देंगे। और जैसा आपने बचपन में उनको कहा होगा ना कि बेटा तुम्हारे भले के लिए भेज रहे हैं, वैसा स्मार्टनेस के साथ आपको कहेंगे पापा यहाँ घर में कोई बीमार पड़ेंगे तो ध्यान रखने वाला नहीं है आपका। वहाँ 24 घंटा मेडिकल फैसिलिटी भी होगा और 2 लोग भी सेवा में खड़े होंगे। उसी के साथ 2 बातें और स्नेह के संदर्भ में लिखा हुआ है कि सभी के साथ एक सा स्नेह का तात्पर्य सभी के साथ एक सा व्यवहार नहीं है। ठीक, व्यवहार में तो भिन्नता होगी, क्योंकि अलग अलग संबंधों में, अलग अलग संपर्कों में हमारे दायित्व का, कर्तव्य का, जिम्मेदारी का, निर्वाह का अलग अलग स्वरूप होता है। अलग अलग स्वरूप होता है। 2 बच्चे हों हमारे और दोनों को खाना खिलाना हो, तो ऐसा थोड़ी होगा कि दोनों को 3 रोटी खिलाएंगे, दोनों को 300 ग्राम दूध पिलाएंगे। मैं जितनी भूख होगी उतना खिलाएंगे ना। 2 साल का बच्चा होगा तो 100 ग्राम 200 ग्राम दूध पिला सकते, कोई बड़ा होगा तो 3 रोटी खाएगा। एक साथ स्नेह होने के बावजूद ये व्यवहार में भिन्नता तो रहेगी। तो व्यवहार को सब जगह एक करने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, स्नेह के भाव को सर्वत्र करने की बात कह रहा हूँ। नहीं तो कई बार हम स्नेह के नाम पर जिन जगहों पर चूक कर जाते हैं ना, उसको थोड़ा ध्यान दिला दिया है। लास्टली ये बात कहा है कि स्नेह का जो लक्ष्य है ना, वो लक्ष्य ये नहीं है कि आप मेरे मनोनुकूल जीने लगे। बहुत बार ये जो सवाल हम पूछते हैं ना, कब तक स्नेह, ये सवाल ही ये बात बताता है कि कितनी देर में तुम हमारे मनोनुकूल हो गए, ये बताओ। ये लक्ष्य नहीं है स्नेह का। स्नेह का तो लक्ष्य ये है कि ऐसा जीना मानव की मौलिक प्रवृत्ति है, मेरी स्वभाव गति है, तो स्वभाव गति के तहत मैं उसको जीता हूँ। मेरी अपनी स्वभाव गति होने के आधार पर मैं सहजता से उसको जीता हूँ। आप बदलेंगे हमारे लिए, इसलिए हम आपके साथ स्नेह से जी रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो अपने मनोनुकूल काम करवा लेना या कुछ लाभ पा लेना, ये स्नेह का तात्पर्य नहीं। देख लीजिए, कोई बात करनी हो तो बताइए, उसको कर दें, नहीं तो आगे बढ़ेंगे हम। माइक मैं सारे प्रोसेस को अपने अंदर देख पा रही हूँ जब,
और एक बार ये कि अपने अंदर स्नेह को स्थित रखते हुए ये बाहर की एक्टिविटीज़ है। और इन सिचुएशंस में एक ये बहुत सुंदर बात मुझे आज लगी कि व्यवहार सबके साथ एक सा होगा, वो नहीं। अभी तो प्रयास यही करते हैं ना कि एक सा ही हो जाए, सभी का वैसा रख लें। तो ये सारे स्टेप्स को देखने के बाद मतलब एक इतना आराम आ रहा है अंदर, जैसे लग रहा है अभी तो आसान हो गया है सब कुछ पता। और बस एक छोटा सा काम करना है कि अपनी स्थिरता बनाए रखनी है, और जहाँ जहाँ पर जैसा है कम से कम जिनके साथ जी रहे हैं उनके साथ इनमें से जहाँ जो टूल मिल जाए उसको अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है। बढ़िया, बताइए। इतने पर कोई और भी बात करनी हो तो बताइए। इस बात को 2 दिन से सुनते हुए अब मेरा ध्यान ये जा रहा है कि अभी जो चूक हो रही है ना, वो विचार में समाधान नहीं है ना, वहाँ का चूक है एक। और दूसरा भाव का स्थिरता, मतलब ऊपर से एंकर और नीचे से सपोर्ट। ये जो आप बोल रहे थे वो अब मेरे को समझ में आ रहा है कि एंकर भी फिक्स हो गया, नीचे से सपोर्ट नहीं है तब भी प्रॉब्लम है। ये दोनों चीज का एक साथ में होना, ये अपने अंदर की स्टेबिलिटी को बना के रखेगा। एग्जैक्टली। वो पिछली बार मैंने सुना था इसी बात को, पर आज मेरे को ये मतलब क्लिक हो रहा है कि ये दोनों चाहिए एक साथ में। सिर्फ एक जगह काम करते हैं तो दूसरी जगह स्लिप होने का पूरा चांस है, और हो ही रहा है, क्योंकि भाव पर काम करने का कोशिश मैं 2-3 साल से कर रही हूँ। उसमें थोड़ा हुआ भी है, जो आप बोल रहे थे वो भी, कि उसका इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन तीनों ही कम हुआ है। इसको मैं देख पाती हूँ, पर विचार में समाधान है ना, वहां पर काम नहीं हो पा रहा था। वो हो जाता है तो उसको सपोर्ट मिल जाता है। एग्जैक्टली। तो अगर वो ध्यान जाता है तो ये जो 2-3 क्वेश्चन में सुबह आपसे बात कर रही थी, ये ड्रॉप हो जाते हैं, फिर वो क्वेश्चन नहीं बनता है। ऐसा ही है। तो विचार में समाधान की जगह पर ना एक लेवल पर मेहनत करने की ज़रूरत है। उसका मतलब यही है, भाव को स्थिर रखते हुए हमारे जीने का इस परिस्थिति में स्वरूप क्या होगा। देखिए, जो अच्छी परिस्थितियाँ होती हैं उसमें तो हम ठीक जी ही लेते हैं। जो कठिन परिस्थितियाँ हैं हमारी ज़िंदगी की, वहाँ पर भी अपने भाव को ठीक रखते हुए रिस्पॉन्स का स्वरूप क्या होगा, ये उत्तर हमारे पास हो, ये विचार में समाधान का मतलब है कि नहीं। और ये भी ध्यान, ऑफ कोर्स, और ये भी ध्यान गया कि विचार में समाधान का मतलब इट इज नॉट अ मैनिपुलेशन टेक्निक। हम कर रहे हैं, ऊपर वाले को फिक्स किए बिना ये वाला कर रहे हैं, उसमें हमारा प्रैक्टिस था, बट इट इज नॉट अ मैनिपुलेशन टेक्निक। वो वाला एंकर नहीं है और इसको कर रहे हैं तो वो नहीं काम करता है, और ये ऑब्जर्वेशन में आता है। बिल्कुल। और ये जो कह रहे हैं ना कि हर समय वो होना चाहिए, जो बात सुबह सुबह भैया कह रहे थे ना, बहुत ध्यान से देखेंगे तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ नहीं आ रही हैं, वही 2-4 तरह की समस्या आ रही है, उसी 2-4 तरह में हम घूमे जा रहे हैं। एक बार ठीक से समाधान की जगह पर हम उसका पकड़ लें कि समाधान क्या है, और अभ्यास पूर्वक अपने को बदल लें, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो कल हम बात करेंगे, कुछ सुनने की कला के संदर्भ में कुछ बात करेंगे, बोलने की कला के संदर्भ में कुछ बात करेंगे, लेकिन मैं बार बार इस पर ध्यान दिलाऊंगा कि मुझे बताने में 10 मिनट लगेगा। आप 2-4-5 प्रश्न पूछ लेंगे, उसका उत्तर देने में 15 मिनट और लग जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको अपनी आदत बदलने में कुछ दिन भी लग सकता है, कुछ महीना भी लग सकता है। ठीक, सिंसियरली नहीं करेंगे तब तो कभी नहीं होगा। साल तो छोड़िए, कभी नहीं होगा। सिंसियरिटी के साथ जब हम अपना पूरा निष्ठा और ईमानदारी लगाते हैं ना, तब कुछ दिन, कुछ महीना या कुछ साल लग सकता। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जिस रोग को हम जन्मों जन्मांतरों से पाल करके रखे हुए हैं, जन्म जन्मांतर को आप नहीं भी मानते हो तो इसी जन्म में 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से पाल करके रखे हुए हैं, उसके इलाज में कुछ दिन, कुछ महीना या 2-4 साल भी लग जाए तो कौन सी जल्दी है।
हम बार बार ये बात कहते हैं कि एक बच्चे को आज के दिन हम इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल तो उसको घिसवाते हैं जी। ये इंतज़ाम करते हैं कि उसको एक गिलास पानी भी उठ के नहीं लेना पड़े, पहुंचा दिया जाए। ठीक है, घर में अतिथि आ गए हों तो मिलने की भी मतलब आ जाओ तो बेटा नमस्ते करो और जाके फिर पढ़ाई करो। ट्यूशन लगवाने का सारा इंतज़ाम कर देते हैं, सब तरह की अनुकूलता हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, 10 साल 15 साल 20 साल उसमें लगाते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी के मूलभूत मुद्दों को बदलने के संदर्भ में, अपने संस्कारों और प्रवृत्तियों को बदल करके ठीक करने के संदर्भ में, अपने जीने की जीवन शैली के, अपने देखने के नज़रिए को बदलने के संदर्भ में कुछ दिन भी नहीं लगाएंगे, कुछ महीना भी नहीं लगाएंगे, कुछ साल भी नहीं लगाएंगे, तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फल बहुत सुंदर निकल आएगा। देखिए, अंततोगत्वा ये जो भाषा भी है ना, काम करना पड़ेगा। मैं अब एक एक छोटी छोटी चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दिलाना शुरू कर दे रहा हूँ। इसका मतलब है कि वो बोझ है। आपका तात्पर्य वो नहीं होगा। देखिए, मैं अभी तात्पर्य तो मैं जानता हूँ कि नहीं है, मैं तो अभी भाषा पर एस्पेक्ट में काम मैंने कि जॉब आपने कहा ना 20 साल उसको इंजीनियर बनने में लगेगा, उसके अलावा भी पेमेंट भी तभी मिलेगी जब वो डेली 8 घंटे काम करेगा। ऐसा नहीं कि कल 20 साल में हो गया तो अब उसके एवज में उसको बहुत सारे हो नहीं। ठीक कह रहे हैं। ये जो भाषा है ना, मैं तो सिर्फ उस संदर्भ में कह रहा था तो मैं उसको कह देता हूँ, ये 8 घंटा काम करना पड़ेगा इस बात को बताता है कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है उसमें, हमारा चॉइस नहीं है उसमें, हमारी बाध्यता है। ठीक ही कह रहे हैं आप उसको। मैं तो कुछ लैंग्वेजेस पर सिर्फ इसलिए ध्यान दिला रहा हूँ कि हम चाहे जिस आशय से भी कह रहे हो, जाएगा क्या अगले तक, कैसे करेगा कोई इंटरप्रेट? तो भाषा से ही करेगा ना जी। ये जो पहला लिखा है, स्नेह का तात्पर्य दूसरे की कमियों से आंख मूंदना नहीं है कि किंतु स्वयं अप्रभावित रहते हुए दूसरे की अधिकतम सहयोग करना। अभी मतलब मैं एक सिचुएशन इमेजिन कर रहा हूँ जिसमें मुझे सामने वाली गलती दिख रही है, तो वो गलती से एक तो मुझे अप्रभावित रहना है और दूसरा उसका सहयोग भी करना है अधिकतम। तो मतलब मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है करना। और ये कि पर पहले ये बताइए कि ये करने लायक है कि नहीं है? नहीं, बहुत बड़ा चैलेंज है, करने लायक है। सार्थक है कि नहीं है? सार्थक भी लग रहा है। इसको पहले पकड़ना ज़रूरी है। एक बार ये पकड़ में आ जाए ना कि पहुंचना तो यही है हमको, बाकी सब रास्ते बंद हैं, तो फिर बात सिर्फ एक मुद्दे पर होगी कि इस रास्ते को कैसे खोलें। एक सेकेंड। अभी हम बाकी सारे रास्ते को भी खोल देते हैं। समाधान क्यों कठिन हो जाता है कि हम बाकी सारे रास्ते को खोल करके भी मानस लगा देते हैं कि अच्छा चलो गुस्सा भी करके देख लेते हैं, ठीक है, विरोध में भी थोड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये जो सारे ऑप्शन को हम खोल देते हैं ना, तो जीवन की ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा नकारात्मकता में समाधान ढूंढने में चला जाता है, ठीक है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि उसको ब्लॉक करेंगे ना तो आप में ही इनफाइनाइट पोटेंशियल है जी ये समाधान ढूंढ लेने का। मैं तो उत्तर दूंगा ही जो आप पूछेंगे उसका, बट एक बार आप अपनी ऊर्जा को ही, ये जो गलत जगहों पर बह जाता है कि हम भाव को खराब करने को ही समाधान मान करके उपाय ढूंढना शुरू करते हैं, एक बार ये देखिए तो सही कि ये रास्ता काला दीवार में जा रहा है, इसलिए इससे हमको नहीं जाना। उसको एक बार बंद करके तरीका ढूंढना तो शुरू करिए। बहुत संभावना है आप में खुद ही समाधान को पर्याप्त ढूंढ लेने की। भैया सहयोग करने के लिए, हाँ अब आप बताइए। सहयोग करने के लिए उनमें अच्छाई देखनी पड़ेगी ना। अभी मुझे गलती दिख रही है तो वो सहयोग का जो बैंड है मेरे दिमाग में भी दिख नहीं रहा, मुझे गलतियां दिख रही है और मैं अपने भाव को स्थिर बनाने का फिर भी ट्राई कर रहा हूँ कि गलतियों से अप्रभावित। जब तक ये ट्राई कर रहे हैं ना स्थिर बनाए रखने का, तब तक सहयोग करने लायक नहीं हुए हैं हम, ठीक है। जब अपने में स्थिरता हो जाती है ना उस भाव की, तभी सहयोग किया जा सकता है। अगर अपना ही संतुलन डगमग हो रहा है तो सहयोग तो हमको चाहिए, हम क्या करेंगे। तो पहले स्टेप में तो यही करें कि अपना संतुलन बनाएं, सहयोग के लिए बहुत नहीं भागें,
मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि दूसरा अगर आग में जल रहा है और आप बचाना चाहते हैं, तो हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि कोरी भावुकता में आप भी कूद जाएं उसमें। ठीक, हम एकदम सिंपल बात कह रहे हैं कि कूद रहे हैं, कूदना है तो होशो हवास में कूदें, अपना फायर प्रूफ जैकेट पहने, फिर आराम से निकालने का काम करें जितना कर सकते हैं। अपने पास नहीं हो फायर प्रूफ जैकेट, दूर रहने में ही भलाई है। भैया मतलब छोटे छोटे स्टेप्स बना के काम करें। और कैसे करेंगे जी? भैया तो उसमें अभी जो गलती दिख रही है उसको नज़रअंदाज तो नहीं करना है, पर जो अच्छाई है वो देख के सहयोग करना है जी। वो करके पहले अपना संतुलन बनाना है, वो करके पहले अपना संतुलन बनाना है। एक बार वो संतुलन बना रह गया, फिर जो भाग उसका ठीक नहीं है, कौन सी सच्चाई पर उसका ध्यानाकर्षण करें कि वो भाग ठीक हो सकता है, वो सहयोग का काम करना है। और कल थोड़ा और उसको एक्सपेंड करेंगे, हमारा आगे का स्लाइड उसी के संदर्भ में है, तो अभी तो मैं उस पर नहीं बात कर रहा हूँ, बट कितना टाइम है हमारे पास? 3-4 मिनट बचा है। एक स्लाइड और कर देता हूँ, स्नेह और मोह के बारे में थोड़ी बात कर देता हूँ। स्नेह और मोह के बारे में थोड़ी बात कर देता हूँ। जो यूपीए की किसी समय सरकार थी ना, मुझे लगता है इंद्र कुमार गुजराल या कोई प्राइम मिनिस्टर थे, जब उनकी 25-30 सीट थी और 230-32 सीट से जो है कांग्रेस उसको सपोर्ट दे करके सरकार बनाए हुए थी। तो किसी ने पूछा कि भाई आप सरकार में हो, किसी एमपी से किसी ने पूछा कि आप सरकार में हो कि बाहर हो, तो उसने कहा आई एम सपोर्टिंग इट फ्रॉम आउटसाइड। ठीक, मैं उसको बाहर से सपोर्ट कर रहा हूँ। दूसरे से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो उसने कहा आई एम अपोजिंग फ्रॉम इनसाइड। तो एक ने कहा कि मैं बाहर से सपोर्ट कर रहा हूँ, दूसरे ने कहा मैं अंदर से लात मार के गिरा रहा हूँ। तो ये जो मोह है ना, इसका स्नेह के साथ बहुत बार भ्रम हो जाता है। ठीक है, और हमको मोह ही स्नेह के रूप में दिखाई देने लगता है। तो क्या पहचान हो सकता है उसका, वो नीचे लिखा है कि मोह को देखेंगे ना तो राग जनित दृष्टि का परिणाम है। ये जो ओवर इवैल्यूएशन होता है ना, किसी का अपनी ज़िंदगी में आवश्यकता से जो अधिक महत्व हम दे करके रख लेते हैं, ठीक, उसी के इर्द गिर्द जो हम सारा संसार को बुन देते हैं ना, ठीक, उसका जो परिणाम है उसको मोह कह रहे हैं। हमारा राग होता है ना जब किसी से, तो उसकी एक प्रॉब्लम ये होती है कि फिर उसमें हमको जो है ना, ठीक, कमियां दिखनी रिलेटिवली कम हो जाती हैं या बंद हो जाती हैं। इसका उल्टा ये भी होता है कि अगर हमारा द्वेष होता है किसी के प्रति ना, उसकी अच्छाई देखनी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि द्वेष का एक पर्दा अगर हमारी आँख के ऊपर लग गया, अब आपकी हर चीज़ को हम शंका की दृष्टि से देखते हैं। ठीक, तो द्वेष जनित दृष्टि से गुण देखना बहुत मुश्किल है। राग जनित दृष्टि से ना अवगुण देखना बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। आगे मैं ये बात कह रहा हूँ कि स्नेह और मोह का अंतर ये है कि मोह में हम कुछ व्यक्ति के साथ ठीक जीने का कोशिश करते हैं, कोशिश ही करते हैं। कंडीशन उसमें यथावत बना रहता है कुछ न कुछ, कि तुम मेरे साथ ठीक जियोगे तो ठीक जिएंगे, ठीक, नहीं जियोगे और अगर मोह है तो या तो अगले को डांटेंगे या खुद बैठ के रोएंगे। ये दोनों प्रक्रिया चलती है। या तो हम अगले को बैठ के डांटेंगे, ठीक, वो नहीं कर सकते तो खुद बैठ के रोएंगे। मोह वाली अगर हमारी जगह होती है ना, तो जीने का डिज़ाइन वैसा होता है।
कंडीशन सारी यथावत बनी रहती है। यथावत बनी रहने का मतलब हम वो सब शर्त लगाए हुए ही हैं। अपेक्षाओं की एक लंबी लिस्ट है कि ये सब बनाए रखोगे तो ठीक जिएंगे, नहीं बनाए रखोगे तो या तो हम वापस तुमसे विरोध में जाएंगे या हम खुद बैठ के अपना सिर पीटेंगे। स्नेह की पहचान ये है कि हर मानव के साथ हमारा ठीक जीने का काम हो पाता है। इसीलिए स्नेह के रूप में हमने उस फंडामेंटल सच्चाई को देखने की कोशिश की जो मानव मात्र के लिए एक जैसा है। अगर हम कोई भी ऐसा आधार लेंगे जो कुछ मानव पे लागू होता है बाकी पे नहीं होता है, वो अपने आप में एक शर्त बन जाएगा कि इतने मानव के साथ ही स्नेह हो पाएगा, उससे बाहर वो होगा ही नहीं। ये बात समझ में आती कि जिस आधार पर हम स्नेह को खड़ा कर रहे हैं, अगर वो आधार ही कंडीशनल होगा, शर्त के साथ होगा, तो अपनी बाउंड्री के अंदर ही तो काम करेगा, बाहर कैसे काम करेगा। तो मोह होने की पहचान ये है कि हम उसका अधिमूल्यन करके रखते हैं। ठीक है, कंडीशन सारे वहाँ भी यथावत बने रहते हैं और अगला हम अगर हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं जीता है तो हम दो में से एक काम करते हैं, या तो हम विरोध में चले जाते हैं, उसी के साथ झगड़े में उतर आते हैं, ठीक है, या किसी जगह पे अपना सिर पीटते हैं। ठीक करने का उपाय क्या है उसको अगर देखेंगे ना तो उसका एक बहुत सरल तरीका है कि जो भी भाव हमको दिखाई दे रहा है, जिसको हम स्नेह मान रहे हैं किसी के साथ, हमको एक सिंपल कोशिश करनी चाहिए। अगर हमको लगता है कि वो स्नेह है ना, हमको उस भाव को उसी व्यक्ति के साथ हर समय बनाए रखने का और धीरे धीरे करके सभी व्यक्तियों के साथ उस भाव को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। उसमें जितना हिस्सा मोह का होगा वो अपने आप छट के अलग हो जाएगा, जितना हिस्सा द्वेष का होगा वो भी अपने आप छट के हट जाएगा। तो जो भी भाव मेरा अभी आपके प्रति है और मुझे लगता है कि ये स्नेह है, हमको एकदम सिंपल काम ये करने की ज़रूरत है कि उस भाव को मैं आपके साथ 24 घंटे बना के रखूँ। 24 घंटे का मतलब जब आप हमारे मनोनुकूल कर रहे हैं तब भी, जब नहीं कर रहे हैं तब भी। और जैसा एक व्यक्ति के साथ मैं उस भाव को बना करके रखे हुए हूँ, वैसा ये जो दूसरा व्यक्ति हमसे मिलता है तो उसके लिए भी वो भाव हमारे अंदर हो सके। ये जो तीसरा व्यक्ति हमारे सामने मिलता है उसके लिए भी हमारे लिए वो भाव हो सके। इस कंटिन्यूटी को पाने का काम करेंगे ना तो जितना हिस्सा भी मोह का होगा वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मोह मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता है कि हर व्यक्ति के लिए हो जाए। मोह में ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक व्यक्ति के लिए भी 24 घंटा स्नेह का भाव बना रहे, पॉसिबल ही नहीं है। उसी का एक उपाय ये भी बताया है कि संबंध को जब जिम्मेदारी की जगह से हम देखते हैं ना तो स्नेह का भाव स्थिर होता है। अपेक्षा की जगह से जब हम सिर्फ उसको देखते हैं ना, अपेक्षा का मतलब दूसरों से पाने की जगह से ही जब तक हम इसको देखते हैं ना, तब तक मोह और द्वेष की बहुत संभावना है, राग और द्वेष की बहुत संभावना है। जिम्मेदारी की जगह से हम जैसे ही देखते हैं ना, अब हमारे स्नेह के भाव का आधार हमारा अपना समझ हो जाता है, न कि अगले व्यक्ति का व्यवहार, आचरण या जीना। शिफ्ट इतना ही है, देखिए शिफ्ट इतना ही है। तो ये लिखा है स्नेह और मोह के संदर्भ में। कोई भी प्रश्न हो इस पर तो बताइए, हम उसको रिस्पॉन्ड कर देते हैं। भैया आपने जो छटने का एक्सरसाइज बोला कि अगर मैं किसी के प्रति स्नेह है और मुझे बस उसको एक्सपैंड करना है, तो जब मैं दूसरे के प्रति वो स्नेह का भाव रखने का ट्राई करता हूँ तो बनावटी लगता है। वो मतलब एक के प्रति है पर दूसरे के प्रति उसको वैसे ही मैं उसको मल्टीप्लाई करने का ट्राई करता हूँ तो मतलब आर्टिफिशियल टाइप लगता है। वही आर्टिफिशियल टाइप अगर लगता है, इसका मतलब स्नेह के आधार में आपने फंडामेंटल सच्चाई को नहीं पकड़ा है, वो कोई ना कोई कंडीशन के साथ मोह है। यही बात मैं कह रहा हूँ
कि आप जो कर रहे हैं वो स्नेह है कि मोह है, उसका टेस्ट यही है, उसका टेस्ट यही है। वो आर्टिफिशियल इसीलिए हो रहा है कि जिस कंडीशन पर हम उसको खड़ा करके रखे हैं ना, वो कंडीशन वहाँ नहीं मिल रहा है, तो आर्टिफिशियल तो हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। इस विधि से देखते हैं ना, तो स्नेह का भाव जो है ना वो प्रेम में बदल जाता है। एक दो बातों को और बता देता हूँ, तो क्या स्नेह है और क्या स्नेह नहीं है उसको पहचानने में थोड़ा मदद मिलेगा। नारद भक्ति सूत्र जो है ना, वो प्रेम को परिभाषित करते समय एक बहुत सिंपल शब्द देता है, तत्सुख सुखित्वम। बहुत मैं इसके विस्तार में नहीं जाता हूँ, बट इसका मतलब इतना ही है कि सामने वाले के सुख में अपने सुख को देख पाना। और अगर आपको सुख की परिभाषा में बहुत सारा खराब दिख रहा हो कि इसमें सुख मान लें क्या, उसमें सुख मान लें क्या, तो थोड़ा बदल लीजिए, सामने वाले के शुभ में अपने शुभ को देख पाना। और ये बहुत छोटी छोटी जगहों पर होता है। आपको टेनिस खेलना पसंद है, हमको बैडमिंटन खेलना पसंद है, ठीक। अगर हमारा आपके प्रति स्नेह का भाव होगा ना, तो हम आराम से आपके साथ टेनिस खेल सकते हैं, ठीक। वो नहीं होगा ना, तो हम दो में से एक काम करेंगे, या तो हम अधिकार जमाने का कोशिश करेंगे कि नहीं तुम हमसे स्नेह करते हो तो आओ बैडमिंटन खेलो, नहीं तो तुम्हारे स्नेह का क्या मतलब, इतना भी नहीं कर पा रहे हो हमारे लिए तो कौन सा स्नेह है तुमको। या हिसाब लगाएंगे 3 दिन टेनिस खेलो, 3 दिन बैडमिंटन खेलो। हमारा एक मित्र था, उसकी जब शादी हुई तो किसी बात को लेके वाइफ से झगड़ा हो गया। तो एक रहने वाला दिल्ली साइड का, दूसरा नागपुर का। तो उसने कहा देखो अब जब साथ झगड़ा हो रहा है ना, तो हम तुम्हारे मायके में मतलब ससुराल में दिल्ली आके नहीं रहेंगे, तुम नागपुर रहो। उसने कहा नहीं यार हमारा सारा बिजनेस इधर है, वहाँ कैसे रहेंगे। कहा एक काम करो फिर बीच में झांसी पड़ता है वहाँ रहेंगे, न तुम्हारे यहाँ रहेंगे न हमारे यहाँ रहेंगे, दोनों से बराबर दूरी होनी चाहिए। तो हम बहुत बार जब उपाय ढूंढने जाते हैं ना स्नेह के अभाव में, तो ऐसे ही उपाय ढूंढते हैं, न घर का रहते न घाट का रहते। तो हम तो ऐसा करते हैं कि अच्छा ठीक है, न टेनिस खेलेंगे न बैडमिंटन खेलेंगे, एक तीसरी जगह पे जाके दोनों समय लगाएंगे, न तुम्हारे मन का होगा न हमारे मन का होगा। तो जो तत्सुख सुखित्वम है ना, इसका मतलब है अगले के शुभ में प्रसन्नता हो पाना, अगले के शुभ में अपना तृप्ति हो पाना, ठीक है। और धीरे धीरे ये तत्व का विस्तार होता चला जाता है कि एक आदमी दो आदमी के साथ जो हम जीने को शुरू करते हैं ना, जैसे जैसे कंडीशन हटता चला जाता है वैसे वैसे सर्व मानव के लिए वो मल्टीप्लाई होता चला जाता है। तो इस रूप में ये तत्व का मतलब है सामने वाला जिसके साथ हम जी रहे हैं, वह उसके विस्तार होता चला जाता है कि एक दो के साथ जो हम जीना शुरू करते हैं ये फैलाव बढ़ता चला जाता है। तो स्नेह या प्रेम की एक बहुत सरल परिभाषा है कि अगले के शुभ में अपनी प्रसन्नता को देख पाना, देख पाना। वो नहीं होता है ना, तो स्नेह के नाम पर हम दूसरे पर अधिकार जमाने का कोशिश करते हैं, दूसरे को अपने हिसाब से चलाने का कोशिश करते हैं। हमारी जो दबी कुचली सारी आकांक्षाएं नहीं पूरी होती हैं वो सामने वाले से पूरा करवाने का प्रयास करते हैं। अगर ये सब में से कुछ भी हम कर रहे हैं तो स्नेह तो नहीं है, स्नेह तो नहीं है। और लगे किसी को कि स्नेह है ना, तो पलट के अपने से ये सवाल पूछिए कि अगला हमारे ऊपर जब अधिकार जमाता है तो हमको स्नेह लगता है क्या? अगला हमको अपने हिसाब से चलाने का कोशिश करता है तो हमको स्नेह लगता है क्या? अगला अपनी आकांक्षा पूर्ति का हमारे थ्रू प्रयास करता है तो हमको स्नेह लगता है क्या? और ये उत्तर मिल जाए तो दूसरे के लिए भी वो बात समझ में आ जाएगी। तो कंडीशनल ढंग से जब जिएंगे ना
तो जितनी देर हमारी कामना पूर्ति होती है उतनी देर तक अगले से स्नेह या मोह दिखाई देता है। जैसे ही वो कामना पूर्ति नहीं होती है, टूटता है, वो सारा मोह जो है वो शिकायत या विरोध में बदल जाता है। तो अल्टीमेटली जिस स्नेह की यहाँ हम बात कर रहे हैं वो अनकंडीशनल स्नेह की बात है। तो धीरे धीरे स्नेह को पहचान करके जहाँ कहीं भी कंडीशन दिखाई देता है उसको धीरे धीरे हटाते चले जाएंगे तो एक्सपेंशन हो जाएगा। और स्नेह है कि मोह है ये नहीं पता चल रहा हो और लग रहा हो कि स्नेह ही है, उस भाव को उस व्यक्ति के साथ हर समय जीने का कोशिश करिए, उसी भाव को बाकी सब के साथ जीने का कोशिश करिए। अगर मल्टीप्लाई हो जाता है तो स्नेह है, नहीं होता है तो या तो मोह है या कोई कंडीशन जुड़ा हुआ है उस पर। नीचे वही बात लिखी है कि हमारी अपनी ही शर्तें हैं, कंडीशंस हैं जो स्नेह के भाव को विस्तार होने से रोक देता है। हमारी अपनी शर्तें हैं, कंडीशंस हैं जो स्नेह के भाव को विस्तार होने से रोक देता है। तो प्रेम की एक या स्नेह की एक ही अर्थ में मैं अभी दोनों को यूज़ कर रहा हूँ। उसकी एक बेसिक पहचान ये है कि अगर हमारा हर किसी के यहाँ बैठे हुए हर किसी के प्रति स्नेह का भाव है तो फूल कहीं भी खिले, प्रसन्नता एक सी होती है। हमारी बगिया में खिले तो प्रसन्नता, आप में खिले तो ईर्ष्या, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। Slide 63। और मैं हर बार ध्यान दिला दूँ कि मैं नारद भक्ति सूत्र या पतंजलि योग सूत्र का कभी भी रेफ़र करता हूँ ना, जितने अंशों में मैं उसको रेफ़र कर रहा हूँ उतने ही अंशों की मैं बात कर रहा हूँ। मैं बाकी नारद भक्ति सूत्र का बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे बाकी पतंजलि योग सूत्र का बात नहीं करना है। लेकिन ये मुद्दा जो हमको मध्यस्थ दर्शन को समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगता है या कंसिस्टेंट लगता है, मैं तो उस हिस्से के संदर्भ में ही बात कर रहा हूँ और उसी की जिम्मेदारी ले रहा हूँ। बाकी हिस्सों पर मुझे अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है इतना? हाँ, बढ़िया। तो मैं ब्रेक करने के पहले 1 मिनट में आपको फिर से ध्यान दिला दूँ। सजगता साधी जाए, कुछ निश्चित मूलभूत वास्तविकताओं के प्रति सजगता को साधा जाए ताकि अपने अंदर स्नेह के भाव की स्थिरता हो सके। और जब कभी भी किसी कारण से उसमें एक्सीडेंट हो ही जाता है, वहाँ रुक करके दुख दर्शन और दोष दर्शन किया जाए। ठीक है।